जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है सामान्य विज्ञान। विज्ञान से एसएससी, जेएसएससी, जेपीएससी, जेट, जेटेट, सीटेट, बिहार एसएससी, बीपीएससी, यूपी टेट, यूपी पुलिस, यूपी दरोगा भर्ती, दिल्ली पुलिस, या फिर आप बिहार दरोगा की या झारखंड दरोगा की या जेपीएससी की, झारखंड पुलिस की, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं विज्ञान से। और विज्ञान से पूछे गए प्रश्नों को ही लेकर मैं आया हूं। तो आज के टॉपिक में हम आपको 20 प्रश्न कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्विबीजपत्री का उदाहरण है। ऑप्शन में है धान, गेहूं, दालें, मक्का। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दालें। ठीक है, दालें जो है द्विबीजपत्री के उदाहरण हैं, क्योंकि उनके पास दो बीजपत्र हैं। ठीक है, वे बीज कोट के अंदर दो बीज होते हैं। लेग्यूम्स पौधों का एक परिवार जिसमें दाल, सेम, मटर, मसूर आदि शामिल हैं, ये द्विबीजपत्री बीजों के उदाहरण हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह तापमान जिसका पाठ्यक्रम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। तो ऑप्शन है 40 डिग्री, -40 डिग्री, -34 डिग्री, -140 डिग्री। क्या होगा? तो इसका आंसर होगा -40 डिग्री। ठीक है, फ़ारेनहाइट को देखिए, फ़ारेनहाइट जो है फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए, सेल्सियस को अगर आप फ़ारेनहाइट में बदलना चाहते हैं, ठीक है, तो इसका सूत्र होता है आपका 9/5, ठीक है, गुना सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, गुना सेल्सियस प्लस 32। इसी सूत्र पर फ़ारेनहाइट में बदला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से मच्छर किस वर्ग से संबंधित है? सर्वाहारी, शाकभक्षी, बाह्य परजीवी या अंतः परजीवी? तो देखिए, मच्छर जो है, ठीक है, मच्छर आपका हो जाएगा सर्वाहारी। मच्छर अपने जीवन काल के विभिन्न चरणों में विभिन्न प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। डिंबक अवस्था में वे सूक्ष्म जीवों को खाते हैं, दूसरी अवस्था में वे पौधों का मकरंद यानी नेक्टर ग्रहण करते हैं, और इसी प्रकार से परिपक्व हो जाने पर वे विभिन्न जीवों का रक्त चूसते हैं। इस प्रकार यह कहना उचित है कि मच्छर एक सर्वाहारी प्राणी है। अगला सवाल है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग कौन सा है? आपका ऑप्शन है कार्निया, एक्वियस ह्यूमर, लेंस, काचापद्रव, या जिसको विट्रियस ह्यूमर भी कहा जाता है। क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, लेंस। ठीक है, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग लेंस है। ठीक है, अगला देखिए, ऊष्मा का विद्युत ऊर्जा में, इसको हटाता हूँ, ऊष्मा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसको प्रयोग किया जाता है? एमीटर का, हाइड्रोमीटर का, वोल्टमीटर का, या थर्मोकपल का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, थर्मोकपल का। ठीक है, थर्मोकपल का प्रयोग ऊष्मा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। अगला है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? श्यानता, बॉयल का नियम, गुरुत्वीय बल, या पृष्ठ तनाव? तो देखिए, बॉल पेन जो है पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। बॉल पेन में अपेक्षाकृत अधिक श्यानता वाली अर्थात गाढ़ी स्याही भरी होती है, और यह स्याही एक छोटे से बॉल के यानी गेंद के द्वारा धीरे धीरे छोड़ी जाती है। जब लिखने के लिए पेन को कागज पर घुमाया जाता है तो यह बॉल कागज के घर्षण से घूमती है तथा गुरुत्व बल के कारण स्याही बॉल से होती हुई कागज पर आ जाती है। देखिए, अगला सवाल है कि कॉफ़ी पाउडर में मिलाया जाने वाला चिकोरी पाउडर पेड़ के किस हिस्से से प्राप्त होता है? तना से, फल से, फूल से, या जड़ से? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, जड़ से। ठीक है, चिकोरी पाउडर चिकोरी प्लांट डिथोरियम इंडिबस की जड़ से बनता है। ठीक है, चलिए अगला कि बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? ठंड और नम स्थिति, गर्म और शुष्क स्थिति, ठंड और शुष्क स्थिति, गर्म और नम परिस्थितियाँ किसमें? तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन
3, ठीक है। ठंड और शुष्क परिस्थिति में, 1 मिनट कहाँ गया, यहाँ है, अरे कहाँ है, हाँ, ठंड और शुष्क परिस्थिति में, ठीक है। चलिए अगला, नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? भ्रूणपोष, मध्य फलविति, अंतःफलविति या बाह्य फलविति? तो देखिए नारियल का जो भाग खाते हैं वो होता है भ्रूणपोष, ठीक है। याद रखिएगा, नारियल का जो भाग है वो भ्रूणपोष को हम लोग खाते हैं, इसको एंडोस्पर्म कहा जाता है। भ्रूणपोष प्रारंभ में नारियल पानी के अंदर अपनी न्यूक्लियस अवस्था में रहती है। जैसे ही इसका विकास शुरू होता है, भ्रूणपोष को कोशिकीय सतह जो होता है नारियल की दीवारों पर जमा होने लगता है और नारियल के खाने योग्य भाग को गूदेदार बनाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक का उपयोग शुष्क के रूप में किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड, जिप्सम, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम ऑक्साइड? देखिए 2 बार दे दिया है वाला, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो है एक शुष्क कारक एक रसायन है जिसका प्रयोग विलयन में विद्यमान कार्बनिक यौगिकों में से जल को निष्कासित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से बुझा हुआ चूना कौन सा है? बुझा हुआ चूना, तो देखिए निम्नलिखित में से बुझा हुआ चूना जो है वो है CaOH2, ठीक है। CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। परंपरागत रूप से बुझा चूना जो होता है, ठीक है, आपका हाइड्रेटेड चूना, मंद चूना या नमकीन चूना बनाने को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्लराज यानी अम्लराज जिसको एक्वारेजिया डैश का मिश्रण होता है। अम्लराज किसका मिश्रण होता है? अम्लराज जो मिश्रण होता है वो, 1 मिनट और एक ऑप्शन इसमें गायब है, हाँ, अम्लराज जो मिश्रण होता है वो होता है आपका सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का, ठीक है। चलिए अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन श्यान तथा श्वेत फोटोग्राफी में उपयोग में किया जाता है? तो श्यान तथा श्वेत फोटोग्राफी में जिसका उपयोग किया जाता है वो कौन सा विलयन है? ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या सभी विकल्प सही है। तो देखिए ये जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सभी विकल्प सही है, ठीक है। क्योंकि फोटो प्रकाश रसायन अभिक्रिया द्वारा निर्मित एक चित्र है जो चांदी के अणुओं के साथ लेपित सतह पर प्रकाश के प्रभाव को अंकित करता है। चलिए अगला है कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो देखिए निकट दृष्टि दोष जो उत्पन्न होता है इसका मुख्य कारण होता है आपका अभिनेत्र की वक्रता का अधिक होना। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का प्रमुख कारण यही है, ठीक है। इस स्थिति में अनंत से आने वाली किरणें दृष्टि पटल पर फोकस न होकर दृष्टि पटल के आगे फोकस हो जाती है, अतः दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके आगे बनता है। फलस्वरूप दृष्टि पटल पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है? तो देखिए सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु जो है वो है आपका मोनोसाइट यानी एक केंद्रकाणु, ठीक है। मोनोसाइट जो होता है श्वेत रुधिराणु की सबसे बड़ी कणिकाएं होती है और रक्त में इनकी संख्या 0 से लेकर 9% या 0 से लेकर 800 प्रति घन मिलीमीटर होती है। कण रहित होने के कारण इन्हें अकणीय कणिकाएं भी कहा जाता है। अगला है दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? तो देखिए दुग्धजनक हार्मोन का जो स्राव होता है वो होता है पीयूष ग्रंथि में, ठीक है, याद रखिएगा। महिला में यह प्रसव के बाद स्तन ग्रंथियों और स्तनपान के विकास का उत्तेजित करता है। निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जिसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है हृदय, यकृत, गुर्दे या फेफड़े। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गुर्दे, ठीक है। गुर्दे का प्रधान काम जो होता है, मुख्य काम जो होता है, यह मूत्र उत्पादन करना है, ठीक है। इसके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट, क्षार, अम्ल संतुलन, जल संतुलन और रक्तचाप का नियमन होता है। अगला है मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है?
तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, हाइपोथैलेमस का संबंध शरीर की अंतःस्रावी व्यवस्था के साथ साथ मस्तिष्क के अन्य भागों से भी होता है। चलिए, और यह पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है और मनुष्य के शरीर में हाइपोथैलेमस ताप नियंत्रक केंद्र है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा प्लीहा में, प्लीहा में, याद रखिएगा। उसके बाद है कि श्वेत रक्त का उसके अवयवी वर्णों में विभाजन डैश कहलाता है, क्या कहलाएगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन 3 विक्षेपण। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।